सत श्री अकाल गाइस, क्या हालचाल है। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा चूजी लेता हूँ वीडियो, ताकि मैं आपको उसका, क्योंकि बाकी वीडियो आप देखते रहते हो लेकिन मेरे विचार सुनने होते हैं, इसलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो मेरे को लगता है कि आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोच है वो बदले, वो आपकी थिंकिंग बदले। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो आपको दिखाता हूँ। हाँ, वीडियो पुराने होते हैं, मेरा दो रीजन होते हैं वीडियो पुराने होने के। एक तो खबर थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि कई कल को कोई ग्लिच वगैरह या कोई चेंजेस ना हो जाए, तो इसलिए होता है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं 2 या 3 दिन के बाद वीडियो इसलिए लेके आता हूं कि मेरे जो हिंदुस्तानी भाई मेहनत कर रहे हैं उनकी वीडियो पूरी चल जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए वो पुरानी वीडियो हो जाती है, लेकिन मेरे लिए जो उनके विचार होते हैं, जहाँ उनकी ऑथेंटिसिटी होती है, जहाँ उनका मोटिव होता है, जहाँ उनका एम होता है, वो मेरे लिए कभी पुराना नहीं होता। जहाँ उनका जो टारगेट होता है वो मेरे लिए पुराना नहीं होता। इसलिए ये आज से मैं साल बाद भी वीडियो देखूंगा, मेरे को पता रहेगा कि यहाँ ये वीडियो से मेरे को ये पता चला था, हमारे लीडर ने ये किया था। तो वीडियो पूरी देखा करो, और अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को दोबारा समझा करो। क्या है, मैं उसका आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या होता है। कईयों के विचार अलग होते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी थिंकिंग आप पे थोपता नहीं हूं, लेकिन मैं अपना बताता हूं, आपको समझाता हूं कि ये कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए हमें। तो जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, वर्ल्ड अफेयर के लेके आया हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सपोर्ट कीजिए प्रशांत धवन सर को। जयशंकर जी वाली वीडियो लेके आया हूँ। जयशंकर जी जो गए थे, इंटरव्यू दिया हुआ था यूरोप में, गोज वायरल, वो वायरल हो गई है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हमें वायरल से कोई मतलब नहीं है। हमें उस इंटरव्यू का मेन मकसद देखना है कि वो क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये होती है पावर, ये होता है थिंकिंग, ये होती है सोच, ये आपको अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे विचार। ठीक है, एंड में ही करेंगे बात। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू है यूरोप में, ये वायरल हो चुका है। ना सिर्फ यूरोप में, इवन इंडिया, दुनिया भर में इस इंटरव्यू को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी, रशिया, यूक्रेन वॉर, वेरियस एस्पेक्ट में एक बहुत ही डीप इनसाइट दी है। और पाकिस्तान को लेकर इन पर्टिकुलरली इन्होंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा बदतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, मगर मैं अभी कर नहीं रहा। अच्छा, पहले बेसिक जान लो कि जयशंकर साहब अचानक से यूरोप कैसे पहुंच गए। देखो, आज के समय भारत के विदेश मंत्री 2 कंट्री के टूर पे हैं। पहला तो देश था साइप्रस, इसका टूर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि कैसे साइप्रस में इंडिया ने साइन किया है एक डिफेंस एग्रीमेंट, जिससे टर्की काफी नाराज है। तो साइप्रस का टूर कंप्लीट करने के बाद जयशंकर साहब अब गए ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियाई देश है, कैपिटल है इसकी वियना। बहुत सारी यूएन की बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, कई लोग मानते हैं कि हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, मगर इन रियलिटी हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से वो गया था जर्मनी में, और ऑस्ट्रिया में आप देखोगे ऑस्ट्रियन नाम की कोई भाषा नहीं बोली जाती। ऑस्ट्रिया में भी बोलते हैं ये लोग जर्मन। और ऑस्ट्रिया के कई शोज हैं जो पूरे जर्मनी में भी देखे जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो इंटरव्यू है ना, ये इतना वायरल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देश में नहीं, जर्मनी में भी देखा गया। और जिस तरीके से भारत में आपको मिलेगा दूरदर्शन, इंडिया का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया में इन लोगों के पास है ORF टेलीविजन। और यहाँ पे इनका एक बहुत ही फेमस शो रहता है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ZIP2 पॉडकास्ट। ये जर्मन में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये पूरे यूरोप में बहुत लोग सुनते हैं। और यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया जयशंकर साहब को। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो होस्ट था यहाँ पर, जो सवाल पूछ रहा था, उसके सवाल, कुछ सवाल बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान, प्रो यूएस थे। और काफी बार इस होस्ट ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी, मगर हर बार जयशंकर साहब ने बहुत ही प्रॉपर रिप्लाई दिया। अब फॉर एग्जांपल, इस इंटरव्यूअर ने पहली बात तो ये पूछी कि आप एक डिप्लोमेट थे एक टाइम पर, तो आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं? ये एक डिप्लोमेट वाली लैंग्वेज थोड़ी ना हो गई। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. एक मिनट, अभी वो देख लो, सामने बैठा हरामी
सीधा वो बोल रहा है जयशंकर जी को कि आपने पाकिस्तान, जयशंकर जी ने मुंह पे चपेड़ मार दी कि मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये होती है गोलमोल बातें। ये भी बातें आप ध्यान से सुना करो, ये बातें बड़ी मैटर करती हैं। इनकी मेंटालिटी का लोगों का, आप बरीकी में जाओगे ना किसी के, आप जज कर जाते हो उस बंदे को कि उसने बोला क्या है, ठीक है। तो ये देखो कि इसने शुरू बोला क्या है उसने पाकिस्तान का, जबकि जयशंकर जी ने अपने उसमें जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान का, नेबर कंट्री जरूर बोलते हैं। I could use much harsher words than epicenter. वेरी वैसे मैंने गुड। पहली बार देखा है कि एक इंटरव्यूअर ये कह रहा हो कि पाकिस्तान के लिए थोड़े से आप सॉफ्ट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जबकि जो चीजें पाकिस्तान ने करी, आई मीन ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा है जैसे कोई आदमी पिछले 30 साल से नींद में था, उसको हाँ। पता ही नहीं कि 9/11 हुआ था, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। यूएसए ने खुद, आई मीन ये हमारे सामने है, पिछले ही साल यूएसए ने कहा था कि इनके ऑनेस्ट कंसर्न्स हैं अबाउट पाकिस्तान बीइंग ए सेफ हेवन। हेवन नहीं है, मतलब हेवन का मतलब होता है जन्नत, HAVEN, हेवन होता है बहुत ही सेफ एरिया जहां पे आतंकवादी सुरक्षित रहते हैं। तो ये बात आउट इन दी ओपन है, मगर फिर भी इंटरव्यूअर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं, आप तो डिप्लोमेट है। तो बहुत ही सही जवाब दिया जयशंकर साहब ने कि डिप्लोमेट होना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं बोल सकता, सच्चाई मुझे बोलनी होगी। और मैंने आज फिर से बोला है, आज आपके देश में खड़े होकर एक मेरा स्पीच था, वहां पे मैंने फिर से बोला है कि पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद का मुख्य केंद्र है पूरी दुनिया में। अगर दुनिया में आपको आतंकवाद की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लो, अपने आप आपको दुनिया भर में आतंकवाद कम होता हुआ दिखेगा। और ये भी उन्होंने बोला कि मैं तो अभी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये तो अपने आप में सॉफ्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जो पाकिस्तान ने किया है, इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया, 26/11 करवाया, ये अपने आप में ऐसी चीजें हैं कि इंडिया को इससे भी ज्यादा हार्श और कड़े शब्द यूज करने चाहिए पाकिस्तान के बारे में। So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of So course, sometimes when we talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? अब इंटरव्यू का जो ये पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यूअर ने फिर से एक बार पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश करी। ये कहा कि देखो, माना कि आतंकवादी आते हैं, मगर पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए स्टेट खुद थोड़ी ना भेजता है। पाकिस्तान के PM खुद थोड़ी ना कहते हैं कि जाओ आतंकवाद करो इंडिया में। तो इसके रिप्लाई में जयशंकर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान का खुद पे कंट्रोल तो है ना, इनकी ज़मीन है, इनकी यहाँ पर सरकार है, हम एटलीस्ट मान के चलेंगे कि इनको अपने देश पे कुछ कंट्रोल है। तो इनके देश में इतने सारे आतंकवादी संगठन खुला घूमते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं दुनिया भर में आतंकवाद की, इनकी रैली होती है, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, काफ़ी बार रैलीज कर रहे होते हैं, इनकी सरकार कुछ करती नहीं है उसके बारे में। फिर जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको पहले से ही मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली होती है। वो कोई आम लोग नहीं होते कि कोई अपना ऐसी घर से उठ गया, उसने कहा कि चलो मैं इंडिया में ये सब करूंगा। उसको एक प्रोग्राम से गुजारा जाता है, उसके पास वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं। बट सैड बात यह है कि यूरोप का ना अभी भी माइंडसेट ऐसा ही है कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात मैं फिर भूल जाऊंगा, मैं एक बात और कह दूं। जैसे उन्होंने बोला, तो मैं होता ना इंटरव्यू से, मेरा एक क्वेश्चन है, तू ये बता फिर FATF में तुम लोगों ने रखा है, वो तो पूरे पाकिस्तान का कसूर था नहीं था, आम बंदे का कसूर था नहीं था। FATF में रख के तो पूरे का पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। वो कोई उनकी गवर्नमेंट थोड़ी करवा रही थी। जो वहां से फंडिंग होती है तो उनकी गवर्नमेंट थोड़ी करवा रही है कोई फंडिंग, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान को उसकी सजा क्यों दी? उन लोगों को सिर्फ सजा देते जो फंडिंग करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। फिर पूरा पाकिस्तान FATF में क्यों लपेट दिया? साले क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, मैं होता ना, मैं ये बोलता है उसको समझाता भी, ये बताओ फिर FATF में रख के पूरे पाकिस्तान के एक बंदे को 24 करोड़ को तुमने 30-40 बिलियन का लॉस करवा दिया। वो क्यों करवा दिया फिर?
वो तो उनकी गवर्नमेंट का हाथ नहीं था। ये बहुत ही सैड बात मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक बात और, ये यूरोप का यही है, अपना साला गोरे की टट्टी निकल जाए ना तो इनकी जान निकल जाती है। ठीक है, साला इंडियन हमारे यहाँ पे कोई मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं। ये इन्होंने ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की ये साजिश है, ये सोचते हैं। इन्होंने पाकिस्तान जब बनाया था तो इन्होंने बफर स्टेट की तरह यूज कराया इसको कि इंडिया को रोकना है। बस इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान को ये वेपन भी देते रहते हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट भी करते हैं। इनको पता है कि इंडिया को अगर कुछ तकलीफ देनी है तो पाकिस्तान के थ्रू दी जा सकती है। और 1947 से लेके आज तक ये हमेशा पीछे से बैक एंड पे बैठ के यही काम कर रहे हैं, इसलिए ये आंखें बंद कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ होता है तो इनको नजर नहीं आता, इनके साला छोटा सा भी एक धमाका हो जाए तो इनकी जान निकल जाती है। अपने दरवाजे पे साला इनको लगता है कि हमारे दरवाजे पे रशिया आ गया तो इनकी जान निकल गई। रशिया को ये टेररिस्ट का नेशन का दे रहे हैं, ठीक है। और जहां पे ये निकल रहे हैं और इनको भी मारते हैं जाके, इनको वहां पे इंडिया पे ज्यादा तकलीफ, क्योंकि इनको वो सह लेते हैं क्योंकि इंडिया पे ये हमले करते हैं पाकिस्तान वाले। ठीक है, मजा आता है इनको, बड़े हरामी है, बहुत हरामी। इसलिए मैं बोलता हूं अपना सोचो। बहुत अच्छा जयशंकर जी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा ठोक रहे हैं, ऐसे आप भी ठोकना शुरू करो, ठीक है। जब इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का कोई जर्नलिस्ट कहता है इंडिया पाकिस्तान आपस में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, ये स्टेटमेंट पता है क्यों देते हैं वो लोग? उनको पता नहीं है कि 26/11 हमले में हमें कितनी पीड़ा हुई थी। उससे पहले भी इतने सारे आतंकवादी हमले हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट हम पे आया था। ऐसी स्टेटमेंट्स वही देश दे सकते हैं जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, उनको पाकिस्तान के आतंकवाद का सरदर्द सहना नहीं पड़ता। और सेम केस यहाँ पे आपको यूरोप का दिखेगा, वो भी कह रहे हैं कि अब लोग मिल के रहिए, क्या दिक्कत क्या है वगैरह। अपने आप में स्टैंडर्ड्स कितने अजीब है। जब इन पर आती है, जब रशिया दिखता है कि कुछ अग्रेशन कर रहा है तो अचानक से दुनिया सब मिलकर रशिया की आलोचना करो। हाँ। जो रशिया की आलोचना नहीं करेगा वो खराब देश है। मगर पाकिस्तान के केस में यूरोप आज भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सब्सिडी देता है, जीएसपी प्लस की सुविधा देता है, जिसके अंडर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ चढ़ के जाते हैं यूरोप में। और जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जब पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद करता है, ये सब लगातार अटैक करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो यूरोप चुप क्यों रहता है? यूरोप बिल्कुल ही ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसका देखिए कुछ ना कुछ एक जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। इंडिया यूरोप के वैसे बहुत अच्छे रिलेशन है, हम बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। मगर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल विजन की अगर हम बात करें, 100 साल 200 सालों की बात करें, तो यूरोप हमेशा इंडिया को देखेगा एक कंपटीशन की तरह, एक ऐसा देश जो पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकता है। मगर इंडिया को रोककर किसने रखा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की वजह से इंडिया की रीच सेंट्रल एशिया तक होती नहीं है। पाकिस्तान एज ए कंट्री अपने लोगों को भी और इवन इंडिया के लोगों को भी रोक के रखता है। और इसलिए आप देखोगे चाहे पाकिस्तान बिन लादेन छोड़िए, दुनिया भर के सारे आतंकवादियों को भी अगर हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, अपने देश में रखेगा, तब भी यूरोप कहेगा कि पाकिस्तान ने गलत किया क्या है। एटलीस्ट इनकी जो बेसिक टोन होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान की ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान इनसे बहुत दूर है और पाकिस्तान के आतंकवाद का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन पे होगा नहीं। और फिर इंटरव्यूअर के देखिए जो अगले क्वेश्चन थे, ये पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चले गए यूक्रेन में, और ये होना ही था। आज के समय मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूरोप में ना एक सॉफ्ट स्पॉट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बना है क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया से कोई ऑयल, कोई नेचुरल गैस परचेज नहीं करी। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आई है कि पाकिस्तान से बहुत सारे वेपन्स गए हैं यूक्रेन में। तो इस पे भी एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने सही बोला, खरीदी जिसकी जेब पट्टी होती है ना, पैसे नहीं थे तो ये खरीदते कहाँ से? ठीक है, बकवासबाजी मार रहे थे, अपने ये इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये ले भी नहीं सकते थे। तो ये बात यूरोपियंस को पसंद आई है। इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है वो बहुत से यूरोपियंस अप्रिशिएट करते नहीं है। तो इसलिए इंटरव्यूअर ने यहाँ पर अगला सवाल ये पूछ लिया कि इंडिया आज भी रशिया से इतना सारा ऑयल परचेज क्यों कर रहा है। रशिया आज के समय नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का, अगर हम वेरियस मंथ्स का एग्रीगेट काउंट करें। और इंडिया रशिया का ट्रेड ऑलरेडी $30 बिलियन जा चुका है, जो आज तक नहीं गया। इतने कम टाइम फ्रेम में $30 बिलियन का ट्रेड इंडिया रशिया ने आज तक नहीं किया। But still making sure that Europe is not freezing to death in the winter, or just increasing your imports by 5 times? No, Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable. If that Comfortable it's manageable. maybe, No, it's manageable. maybe a little bit of an It's overstatement. manageable. Now, if at 60,000
euros or whatever is your per capita income. You are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. यूरोप में एवरेज बिल्कुल पर सही। कैपिटा इनकम हम लोग मानते हैं, चलो हम आज के समय मानते हैं कि यूरोप ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं जिससे ये लोग ना खुद भी रशिया से जो ऑयल नेचुरल गैस है ये थोड़ा सा कम परचेज किया करेंगे। मगर यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा ग्रुप है जहां पे एवरेज पर कैपिटा इनकम आपको 60,000 यूरो के आसपास की मिलेगी। इंडिया में जहां पर एवरेज पर कैपिटा इनकम नॉमिनल बेसिस पर 2500 के आसपास है, तो क्या हम वो कदम उठा सकते हैं? क्या हम वैसे कड़े कदम उठा सकते हैं जैसे यूरोप ने उठाए हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमें कहीं ना कहीं हमारी गरीब जनता के बारे में सोचना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हमारी आम जनता पे ना आए। नाउ इंटरव्यूअर इस लेवल पे आकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था और इंटरव्यूअर ने सिरा ये पूछ लिया कि आप एक बात बताइए, आपने आज तक रशिया की आलोचना भी नहीं करी। चलो हम मानते हैं कि तेल चाहिए आपको, नेचुरल गैस चाहिए, आपकी जनता गरीब है, ठीक है, मगर रशिया की आलोचना तो कर दो कि रशिया अग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पर। ये जो वर्ड है अग्रेशन, ये भी इंडिया ने यूज नहीं किया। Let's talk about the war in Ukraine. As you are well aware, the whole world noticed that India, as a very influential country, has never publicly condemned Russia's assault and invasion into a neighboring country. Why is that so? Can you really be neutral in a war for which obviously one side bears all responsibility? Well, look, I think in international relations, you have sometimes very complicated situations. And where we are concerned, we have always taken the position that the way out is for the countries concerned to get back to dialogue and to diplomacy. I'll come to that soon, but is this a complicated situation? Is this really complicated? There's just absolutely. one big country invading its neighbor. No, look, I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. नाउ इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि ओवर द इयर्स कई और देश है उनकी सॉवरेनिटी वॉलेट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का केस देखें, 1962 में चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया, यूरोप कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा कर बैठा हुआ है। यूएन खुद कहता है कि पाकिस्तान को अपनी जो आर्मी है यहाँ से पुल बैक करनी होगी। यूरोप उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। बस यूक्रेन जो ज्योग्राफिकली इनके बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ पर तकलीफ आ गई, तब ये लोग बार बार बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखो, इंटरव्यूअर ने ना एक बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि असली बात तो ये है कि आप रशिया की आलोचना इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वेपन्स को लेकर, हथियारों को लेकर तुम्हारी निर्भरता है रशिया पर। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, क्या इंग्लैंड ने इन्वेड नहीं किए कंट्री? क्या फ्रांस ने इन्वेड नहीं किए कंट्री? अब भी इंग्लैंड के नीचे, अब भी फ्रांस के नीचे कई कंट्रीज हैं, ठीक है। सीरिया की माँ बहन एक कर दी इसने, क्या कहते हैं, अमेरिका ने, ठीक है। और कंट्रियों के अमेरिका ने माँ बहन एक कर दी अफगानिस्तान की। उसमें इनको दिखता नहीं है, उसमें नहीं दिखता इनको। इनके यूरोप की जो नज़दीक कंट्री है उस पर उसने कुछ कर दिया, हालांकि वो रशिया का ही पार्ट था पहले, ठीक है। उन पे इनको तकलीफ होती है। इंडिया पे जब अक्साई चीन हमारा गया, क्या इन्होंने कुत्तों की तरह भौंका किसी ने? जब पीओ के दबाया उन्होंने पुर्कियों ने, क्या इन्होंने भौंका? बड़े हरामी लोग हैं ये। मैं इसलिए बोलता हूं, अपना मुवादे को, अपना मतलब निकालो इन हरामियों से, मीठे बन के इनसे ले लो चीजें, जवाब इनको लेकिन टका के मुंह पे दो कि तुम ऐसा किया। एग्जाम्पल देके बोलना चाहिए इनको। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। Are you reluctant toward Moscow as well, because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore? Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Would you consider India an ally of Russia?
No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not something. It's not a term that we use. ना यहाँ पर हमने देखा जब इंटरव्यूअर ने बिल्कुल खुल के बोल दिया कि देखिए मेन रीजन तो ये है कि आप रशिया की आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ, आप वेपन्स को लेकर डिपेंडेंट हो। और इसके जवाब में इंडिया का बहुत ही एक सटल आंसर गया यूरोप के मीडिया को कि इसका जिम्मेदार कौन है। पूरी कोल्ड वॉर के टाइम में यूरोप ने लगातार वेपन्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को, इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि यूरोप, यूएसए ये मान चुका था कि इनका जो नेचुरल पार्टनर है साउथ एशिया रीजन में ये होने वाला है पाकिस्तान। और इसी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंस है, जो इंडिया का एक्सपोजर है, ये यूएसएसआर उस टाइम और बाद में रशिया पर काफी बढ़ता गया। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, हिस्टोरिकल जिम्मेदारी, ये भी यूरोप को लेनी होगी। आप कुछ एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस आप कह लीजिए उसके। और फिर इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि क्या आप ये कहोगे कि रशिया आपका एलाई है। देखिए जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है मित्र मुल्क के लिए एलाई। एलाई के लिए आप जंग में भी कूदते हो, एलाई का आप साथ देते हो, एलाई को आप डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हो। तो इंडिया ने कहा है कि देखो एलाई हम किसी को नहीं कहते, ना रशिया हमारा एलाई है, ये इन्होंने खुल के बोला है। रशिया को हम अपना एलाई नहीं कहते। रशिया को भी आप अगर देखोगे तो हमारी जो उनके साथ प्रॉपर पार्टनरशिप है उसमें हम अलायंस वर्ड यूज नहीं करते, हम उसमें पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं। और सेम केस यूएसए के साथ है। ये जो एलाइज वाला वर्ड है ना, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि या आप इस तरफ या आप उस तरफ। अगर आप हमारे एलाई हो तो मतलब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वॉर में, और दूसरा जो कंट्री है वो हो गया हमारा एनिमी। हमारा ऐसा कुछ स्टांस है नहीं। ये बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी। फिर इंटरव्यूअर ने फाइनली ये भी पूछा कि चाइना कहता है कि आपने बॉर्डर पे बहुत सारे एग्रीमेंट तोड़े हैं। तो क्लियरली देखो ये जो इंटरव्यूअर था ये इंडिया को लेकर इतना सॉफ्ट स्पॉट रखता नहीं था। और यहाँ पर भी जयशंकर साहब ने बोला कि हमारा रिकॉर्ड बॉर्डर को लेकर बिल्कुल क्लियर है। जो भी वॉयलेशन करी है बॉर्डर एग्रीमेंट्स की वो चाइना ने करी है, और उस इशू को लेकर हम चाइना से डील कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इंटरव्यू इतना वायरल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खुल के बात हुई है। नो वन हेल्ड बैक। अगर ऑस्ट्रिया के मीडिया ने खुल के बात करी है तो इंडिया की तरफ से भी खुल के जवाब आया है कि हिस्ट्री को देखिए, वेरियस और रीजंस है। आप अपने दृष्टिकोण से दुनिया को डिफाइन नहीं कर सकते, बाकी कंट्रीज भी है, उनका भी एक्सपीरियंस रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रिया देश की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी डॉलर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना चाहिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, एग्जाम्स को आप अगर देखिए CDS, AFCAT, NDA एग्जाम्स में आप अगर देखो आज खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं CDS की, तो कमेंट सेक्शन आप देख पाओगे 23% का फ्लैट आउट मैसेज गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 545 रुपीज। यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा 6 जनवरी को ये डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म भाई लोगों। बाकी लोगों आप मैंने बीच बीच में बातें काफ़ी कर ली है, लेकिन ये होता है, बस मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। ये होती है विल, और ये होती है ताकत, और ये होती है हिम्मत। ठीक है, ऐसी हिम्मत और ऐसी ताकत मैं आप लोगों के दिलों में और दिमाग में जगाना चाहता हूँ कि जवाब देना सीखो, जवाब करना सीखो, डरना बंद कर दो। डरोगे तो वही हाल होगा जो पिछले हमने गुलामियाँ सही हैं। ठीक है, तो गुलाम नहीं बनना, सीधा मुंह पे चपेट मारनी है। ठीक है, कोई किसी का यहाँ पे साथी नहीं है, कोई किसी का यहाँ पे नहीं है। यूरोप का ये फंडा ही है कि या तो तुम हमारी तरफ हो, नहीं तो वो है। वो पाकिस्तान ने अपनाया था, आज पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान को आज भी बफर स्टेट उस पर यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही उनका बफर का था कि एक बफर स्टेट बनाई जाए, इंडिया का लिंक तोड़ा जाए सेंट्रल एशिया से। तो तोड़ने का एक ही कारण था। इसलिए तो ये कुत्तों की तरह भौंकते नहीं है कि तुमने इलीगल, जबकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं GB के, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस पर नहीं ये भौंकते कभी भी। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये मैं आपको बता दूंगा, जिस दिन हमने GB वापस लेना ना, जो कुछ होगा हमारा, तो ये यूरोप वाले की चीखें निकलेंगी कि ये इनका इंडिया को सेंट्रल एशिया का रास्ता मिल जाएगा यहाँ से। तो ये है। दूसरी बात, बाकी आपने बातें मेरी सारी सुन ली है, बीच में लास्ट जाते जाते एक बात और बता देता हूं। ये इंटरव्यूअर ने ना जयशंकर जी से 2 बार या 3 बारी इसने ये बोला कि आप पाकिस्तान पे जंग कब करने लगे हो, आप पाकिस्तान पे जंग कब करने लगे हो। बड़ा हरामी इंटरव्यूअर था। ठीक है, ये जानना चाहता था कि कोई इंडिया का प्लान है ऐसा जंग करने का, या इंडिया ऐसा बोलेगा जयशंकर जी ने, लेकिन जयशंकर जी ने उस पर बात ही नहीं की, जवाब ही नहीं दिया उसको, कि बेवकूफ़ वाले बातें पूछ रहा है। हमारे से
राज उगलवाना चाहता है कि आप इनसे पता चले थोड़ा सा कि इंडिया का प्लान क्या है, कि ये जो अभी जीबीपीओ के जो प्लान ब्लूप्रिंट बना हुआ है, ये एक बारी थोड़ा सा बोलें कि हम अगर पाकिस्तान ने ये किया तो हम पाकिस्तान पे जंग भी थोप देंगे। तो वो जयशंकर जी से प्लान उगलवाना चाहता था, लेकिन हमारे जयशंकर जी, उसको पता नहीं कि जिस जयशंकर जी का तू इंटरव्यू ले रहा है वो तेरा बाप है, ठीक है, तुम हो गए ऑस्ट्रिया। तो यहाँ तक थी वीडियो। ये प्रशांत धवन सर ने ये वाला मेंशन नहीं किया, बाकी और बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको देखने हैं तो आप ये वाला इंटरव्यू जाके पूरा यूट्यूब पे सर्च मारें, मिल जाएगा आपको, तो आप देखोगे ये बातें भी हुई हैं वहाँ पे। तो आई होप कि आपको मेरी जो सोच है, जब मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो आप समझे होंगे, ठीक है। हमें ऐसे ही डिप्लोमेट चाहिए, ऐसे ही ताकत वाले। वो एक पुरी साहब है, हमारे सरदार जी हैं, आपने देखे होंगे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू देते हुए चपेड़ मारी थी वहाँ पे। पुरी साहब है ना, आपको याद होगा, जिनको नहीं याद आएगा ना तो इंटरव्यू आप देख लेना, नहीं तो आपने एक दूसरे भाई को बताना कि ऐसे हमें बंदे चाहिए। बात यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि जवाब देना आना चाहिए। हमें लड़ना है। अब आप एक बंदा जब उसका पैदा होता है ना, उसका संघर्ष उस फर्स्ट डे से शुरू होता है, तब तक संघर्ष करता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। सारी जिंदगी संघर्ष होती है, कठिनाइयों से जूझना ही एक लाइफ है। तो हमारा देश भी कठिनाइयों से जूझेगा, ये लाइफ है हमारे, ये हमारा नेचर में है, ये कंट्री को सरवाइव करना ही पड़ेगा। सब कंट्रियां खाती हैं एक दूसरे को, हमारा लेकिन नहीं है। लेकिन जवाब देना तो हमारा फर्ज बनता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे नेता हों, ऐसे ही हमारे, मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी अगर राहुल गांधी में दम होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो ऐसे काम करेगा तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, उसकी कैबिनेट, उसके मिनिस्टर्स, उसको सबको सपोर्ट करेंगे जो हमारे इंडिया के लिए खड़ा होगा। बस इंडिया है हमारे लिए, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो कौन बंदा है। जो मेरे भारत देश के लिए खड़ा होगा मैं उसका फुल सपोर्टर हूं। जो मुंह पे तोड़ के जवाब देगा और अपने बंदों को, कितनी अच्छी बात की है कि हम अपने बंदों का देखेंगे। तेल लेंगे चाहे नहीं लेंगे, वो हमारे गरीब का देखना है। तुम्हारा देख के हमने अपने कपड़े नहीं फाड़ लेने किसी के आगे, ठीक है। तुम हो गए अमीर, ठीक है, तुम अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम हमारी जनता पालो, हमारा करो। यहाँ पे 60,000 का, 60,000 यूरो का हमारा करो, हर एक बंदे की इनकम बनाओ, करो आके, हम भी करेंगे तुम्हारे जैसे तुम करते हो, करो तो सही। हमारे साले हम अपने गरीबों का ना देखें, तुम्हारे पीछे हम अपने गरीब भी मरवा लें और अपने कपड़े भी फड़वा लें, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो यही है ये यूरोपियन वालों का ना, ये पाकिस्तान को आप मानो चाहे ना मानो, ये आज भी पाकिस्तान को, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात आएगी वहां पे ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। यहां तो आप समझ गए हो मेरी बात। तो यहां तक थी वीडियो। आई होप कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे। आपके विचार मैं कमेंट में देखूंगा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कहना चाहते हो। शेर दिल, मैं ये चाहता हूं कि शेर दिल आप कब बनोगे, कब इन चीजों से दूर हो जाओगे। डरना छोड़ दो भाई लोगों, डरोगे तो दुनिया और डराएगी, ठीक है। डरना बंद करो। तो यही मेरा मोटिव है। प्लीज अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं, जहां आप जो नए देखने वाले हैं, अगर वो उनको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। भाई हिंदुस्तानी भाई का साथ दो, पोरकियों का साथ छोड़ो। दुनिया जो कहती है उसका जवाब देना सीखो, उससे लड़ना सीखो। लड़ने की ताकत मैं डालना चाहता हूं और इंडिया को एकजुट करना चाहता हूं। और ऑल ऑफ अबव जो इंटरनल मामले हैं उसको ऑल ऑफ अबव छोड़ के देश पहले, बाकी आपका धर्म बाद में, बाकी इंटरनल मैटर बाद में सॉल्व करो। पहले देश के बारे में सोचो। बाहर से कोई बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना सीखो, लड़ना सीखो। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।